हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। सो जैसा कि आप जानते हैं, हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटा विश्लेषण के लिए बुनियादी कंप्यूटेशनल तकनीक। इस सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके 1 और 2 चैप्टर्स की वीडियोस देख लीजिए। एंड आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है अपकिरण की माप। यानी कि बेसिकली हम इस चैप्टर में अपकिरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे उसे मापा जाता है या मेजर किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अपकिरण क्या है और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपकिरण की। केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न प्रकार की मापें माध्य, माध्यिका, बाहुलक आदि समन कमाला की मध्य स्थिति के विषय में बताती हैं। वे आंकड़ों के साधारण महत्व को भी बताती हैं, परंतु समन कामला की विशेषताएं, समन कामला का मतलब क्या होता है, सीरीज होती है, कोई भी पैटर्न जो चल रहा होता है, यानी कि जैसे कि 2 है, 4, 6, देखो एक पैटर्न चल रहा है ना, तो इसी को हम सीरीज बोलते हैं, कि विशेषताओं को स्पष्ट करने में असमर्थ रहती है। दूसरे शब्दों में वे वितरण के प्रत्येक व्यक्तिगत मदों के स्तर तथा उनकी विचलनशीलता के विस्तार को खोलकर समझ नहीं पाती। इस समस्या के समाधान विभिन्न प्रकार की अन्य मापों द्वारा किया जा सकता है, जैसे अपकिरण की मापें। यानी कि सीरीज से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं या जितनी भी कठिनाइयां होती हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी किसके जरिए से, अपकिरण की माप के जरिए से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपकिरण की माप क्या है। इसी को हम विचरण की मापें भी कह सकते हैं, यानी कि विचरण की माप भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 3 सीरीज दे रखी हैं। सबसे पहली वाली सीरीज जो है वो ये है, देन ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड सीरीज है। पहली वाली सीरीज की बात करें तो ये स्टेबल है, यानी कि एक जैसी है, सभी संख्याएं बराबर हैं। अगर दूसरी सीरीज की बात करेंगे तो देखिए, इसमें पहले बढ़ा फिर उसके बाद घट गया, यानी कि सीरीज जो है वो पहले बढ़ रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ, घट गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरी वाली सीरीज की, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें भी पहले बढ़ा और फिर घट गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें साधारण माध्य निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, सभी मूल्यों को जो है क्या करेंगे, हम एक करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। फिर कितने मूल्य हैं, 1 2 3, टोटल 3 मूल्य हैं, तो 3 से उनको डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से हम इन्हें जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 और 20 30। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारी जो टोटल संख्या है वो 30 होगी। इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3 ही आंकड़े हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये भी 30 बैठेगा टोटल सम, एंड इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना माध्य निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम समांकमाला पद मूल्य समान है, यानी कि सारे ही जो पद मूल्य हैं वो समान है, परंतु द्वितीय तथा तृतीय समांकमालाओं में पद मूल्य में विभिन्नता, अर्थात उनके मूल्यों में एक रूपता का अभाव है। यानी कि पहली वाली जो सीरीज थी वो बिल्कुल समान थी, बट दूसरी और तीसरी जो थी उनमें क्या थी, भिन्नता थी। ठीक है, यानी कि वो एक जैसे नहीं थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय समांकमालाओं में विचलन मूल्यों मदों के आधार पर बहुत भिन्नता रखता है, परंतु साधारण माध्य के मूल्य को ध्यान में रखा जाए तो वह ये समस्त विचलन निश्चित नहीं किए जा सकते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम इन सभी का माध्य मूल्य निकाल तो सकते हैं, बट अगर सबका एक साथ निकालना चाहें तब शायद ऐसा पॉसिबल ना हो पाए। ठीक है, इन सभी समांकमालाओं में माध्य का मूल्य 10 है, परंतु माध्यिका का मूल्य एक दूसरे से भिन्न है। इसका मतलब यह है कि जो सभी समांकमालाएं थी, इनमें माध्य का जो मूल्य है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि माध्य का मूल्य जो होता है वो सम अपॉन एन होता है। सम अपॉन एन यानी कि टोटल जो सम आ रहा था, सभी का सम आ रहा है 30, और उसको हमें डिवाइड करना है 3 से। अगर हम 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, एंड ये चीज़ हमें सभी से प्राप्त होगी। इसी वजह से सभी का जो माध्य मूल्य है वो 10 होगा, परंतु मीडियन यानी कि माध्यिका है वो अलग अलग हो सकती है। कैसे? क्योंकि जो बीच वाली संख्या होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। यहाँ पे बीच वाला मीडियन 10 है, देन यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 10 है। ठीक है, यानी कि मीडियन तो डिफरेंट हो सकता है, पर मध्य मूल्य सभी का सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यद्यपि मध्य एक सा ही रहता है, परंतु वितरण का स्वभाव विस्तार मदों के आकार परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माध्य तो सबका सेम ही रहेगा, बट फिर भी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, शब्दों में, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवर्ती वितरण की बनावट सरलता से भिन्न हो सकती है। यानी कि अगर हम इसका आवर्ती चित्र बनाना चाहें तो भी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रहेगा, पहली वाली चीज़ में स्टेबल रहेगा, उसके बाद घटेगा बढ़ेगा, एक साथ बढ़ेगा, फिर उसके बाद घट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी से, यानी कि थोड़ा बढ़ रहा है फिर थोड़ा बढ़ रहा है, इस प्रकार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि
समांकमालाओं में पूर्ण व विश्लेषण संबंधी अध्ययन हेतु विचलन का उल्लेख करना आवश्यक है। विचलन के अभाव में अपकिरण का अध्ययन अपूर्ण होता है, यानी कि यदि विचलन नहीं है तो हम अपकिरण का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपकिरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, यानी कि अब हम समझेंगे कि अपकिरण जो है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। साधारणतः अपकिरण से तात्पर्य किसी दिए गए समूहों के पद मूल्यों में एकरूपता के अभाव से है, यानी कि जब चीजें एक जैसी नहीं होती तो उसी को हम अपकिरण कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा को अन्य परिभाषाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि रेगलमैन के अनुसार, रेगलमैन क्या कहते हैं, यह अपकिरण या प्रसार शब्द आंकड़ों के बिखराव अथवा विचरण को निर्देशित करता है। बिखराव का मतलब होता है अलग अलग होना, किसी का अलग अलग हो जाना ही क्या होता है, बिखराव होता है। तो आंकड़े जब बिखर जाते हैं, जब अलग अलग होते हैं, तो उसी को विचरण कह सकते हैं। ठीक है, और उसी को हम अपकिरण या फिर प्रसारण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, जैसे कि इन सभी परिभाषाओं में हम अपकिरण की एक मूल विशेषता पाते हैं जो इस प्रकार है। वह मूल्य जो किसी वस्तु के गुणों की भिन्नता को स्पष्ट या व्यक्त करता है, यानी कि ऐसा मूल्य जो किसी भी वस्तु के विभिन्न गुणों को दिखाएगा, यानी कि भिन्नता को दिखाएगा, ये दिखाएगा कि वो बाकियों से अलग है, उसको हम अपकिरण कह सकते हैं। ठीक है, अपकिरण के माप की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं एवरीवन, चलिए सारी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। तो एक श्रेष्ठ अपकिरण की माप के लिए एक कतिपय निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है, यानी कि अगर हम कहना चाहें कि हमें अपकिरण निकालना है, या फिर हम किसी मेजरमेंट को अपकिरण कहना चाहें, तो उसके लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके पास। नंबर 1 है, अपकिरण की माप समझने में सरल होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। उसके बाद अपकिरण की मापें व्यवहारिक होनी चाहिए। व्यवहारिक का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि हम दूसरे ही वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कुछ वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद वे पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी डेटा है उसमें साफ ना हो, या फिर कोई बात ऐसी हो जो उसमें छुपी हुई हो। ठीक है, इसके बाद है ये वितरण के प्रत्येक मद पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि इनको बांटा जा सके आसानी से। इसके बाद ये पुनः बीजगणित में परिवर्तन के योग्य होनी चाहिए, यानी कि अगर हम इन्हें डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम इसे नंबर्स में लाना चाहें तो हम इसे नंबर्स में ला सकें। ठीक है, ये स्थायित्व के रूप में निर्देशित होनी चाहिए, यानी कि इनका कुछ ना कुछ स्थायित्व होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इनकी। ठीक है, ये उग्र मदों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी उग्र मद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपकिरण। ठीक है, यानी कि अब हम देखेंगे कि अपकिरण के दो प्रकार हैं, पहला निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। ठीक है, अपकिरण की माप या तो निरपेक्ष होती है या सापेक्ष। ठीक है, यानी कि दो तरीके की होती है, या तो निरपेक्ष होगी या वो सापेक्ष होगी। निरपेक्ष अपकिरण से आशय उन सीमाओं के अंतर को स्पष्ट करना है जिनके अंतर्गत समंकमाला के पद पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में समंकमालाओं में सीमांत मूल्य के अंतर अथवा सीमा विस्तार को निरपेक्ष अपकिरण कहते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब सीमांत मूल्यों में जो अंतर होता है या फिर सीमा में जो विस्तार होता है उसी को हम निरपेक्ष अपकिरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक विषय में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुलांक भिन्न भिन्न सारणियों में दर्शाए गए हैं, तो हमें मूल्य अपकिरण की निरपेक्ष मांग द्वारा अंकों में मिलेगा, यानी कि हमें क्या करना है कि एक विद्यार्थी है उसको भिन्न भिन्न सारणियों में मार्क्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है अपकिरण की माप से ये पता लगाना है कि उसके कैसे मार्क्स हैं। ठीक है, इस संदर्भ में केवल हम एक मात्र समस्या यह है कि यदि 2 या 2 से अधिक सारणियां विभिन्न इकाइयों में दी गई हैं तो अपकिरण के आधार पर समंकमालाओं की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि यही है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक कैटेगरीज हैं और जो एक जैसी हैं, तो वहाँ पे अपकिरण का निकालना जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं, सापेक्ष अथवा अपकिरण गुणांक, यानी कि सापेक्ष को ही हम अपकिरण गुणांक भी कह सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए अपकिरण की निरपेक्ष मापों को सापेक्ष मापों में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं निरपेक्ष माप को सापेक्ष माप में परिवर्तित कर देते हैं जब हम तुलना करने की बात करते हैं। अपकिरण की निरपेक्ष मांग को संबंधित माध्य से विभाजित करने पर ज्ञात संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करके अपकिरण की सापेक्ष माप ज्ञात की जा सकती है, यानी कि अगर आपके पास क्या है निरपेक्ष माप है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप माध्य से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप उसी जो डिवाइड हुई हुई संख्या है उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो इसी तरीके से आप अपकिरण की सापेक्ष माप पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसे अपकिरण गुणांक भी कहते हैं, यानी कि सापेक्ष माप को ही हम अपकिरण गुणांक कहेंगे। ठीक है,
सैद्धांतिक रूप में अपकिरण की निरपेक्ष मापें अधिक उपयोगी हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से सापेक्ष अथवा अपकिरण गुणांक का तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी है। यानी कि अगर हम बात करें कि व्यवहारिक रूप से सबसे ज़्यादा कौन सा ज़रूरी होता है, तो ये सापेक्ष जो अपकिरण का गुणांक जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपकिरण में विभिन्न गणितीय सूत्रों द्वारा हमें सापेक्ष अथवा निरपेक्ष अपकिरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कुछ गणितीय सूत्र भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम सापेक्ष और अथवा निरपेक्ष दोनों को ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। बहुत सारे मेथड हैं। पहली बात तो चलिए देखते हैं अपकिरण ज्ञात करने की विधियां। तो बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहली है गणितीय विधि। ठीक है, गणितीय रीतियां जो गणितीय विधियां जो होती हैं वो, तो गणितीय विधियों में कई टाइप्स हैं, जैसे कि विस्तार है, चतुर्थक विचलन है, मध्य विचलन है, प्रमाण विचलन या विचरण गुणांक। ओके, ये 4 टाइप ऐसे हैं जिनसे आप गणितीय रीतियों से अपकिरण निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बिंदु रेखीय रीति, यानी कि वक्र बनाना या फिर टेबल बनाना, या फिर उसके बाद अगर हम कह सकते हैं आयात बनाना, ये सारी चीज़ें करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है गणितीय रीतियाँ, यानी कि अब हम गणितीय रीतियों को समझेंगे कौन कौन सी रीतियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने विस्तार यानी कि रेंज के बारे में पढ़ा था। रेंज निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बस आपको याद रखना है कि निकालना कैसे है। ठीक है, अपकिरण की प्रारंभिक तथा सबसे सरल माप होती है, मैंने भी कहा था कि सबसे ज़्यादा सरल माप होती है विस्तार अथवा परास निकालना। तो विस्तार या परास निकालना जो होता है वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। इसी को विस्तार भी कह देते हैं, कभी कभी हम इसे परास भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें अधिकतम मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य के अंतर को प्रकट करती है। हमें क्या करना होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से माइनस करना होता है हमें लोएस्ट वैल्यू को, तो हमारा विस्तार या परास निकल के आ जाता है। यह स्पष्ट है कि हम विभिन्न समूहों की निरंतरता को अध्ययन नहीं करते। देखिए, निरपेक्ष मांग में हम क्या करेंगे, बड़े में से यानी कि लार्जेस्ट जो संख्या होगी इसमें से माइनस कर देंगे इस स्मॉलेस्ट को। ठीक है, और विस्तार गुणांक में हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लगे, आपको दोनों ही फॉर्मूला याद कर लें। अगर आपको सिर्फ निरपेक्ष निकालना है तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या माइनस कर देंगे। बट अगर हमें विस्तार गुणांक निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या और अपॉन में सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो एल का मतलब होता है अधिकतम मूल्य और एस का मतलब होता है न्यूनतम मूल्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है विस्तार की गणना का तरीका, यानी कि गणना करनी कैसे है। समकमाला के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य को लिया जाता है, ना कि आवृत्तियों या बारंबारता को। देखिए, मैंने आपको अब पहले भी बताया था कि इसमें हम सिर्फ मूल्यों को लेंगे, फ्रीक्वेंसीज को नहीं लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई काम है तो भूल जाइए, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं होगा। उसके बाद निरपेक्ष और सापेक्ष विस्तार के सूत्रों को प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि दोनों ही सूत्र आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही सूत्र अभी जस्ट हमने अभी पढ़े हैं यहाँ पे, आई होप आपको याद होंगे। उसके बाद देखिए उदाहरण, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अधूरे आंकड़े, यानी कि एक कक्षा के 12 छात्रों को अकाउंटेंस में कुल इस प्रकार अंक प्राप्त हुए हैं। इस उदाहरण में एक छात्र ने सर्वाधिक अंक 35 प्राप्त किए हैं, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितने हैं, 35 है। एक अन्य छात्र ने 12 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि ये जो है ये क्या है, आपके स्मॉलेस्ट नंबर हैं। तो सबसे ज़्यादा यानी कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो 35 है और सबसे कम यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 12 है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट जो था वो 35 है और स्मॉलेस्ट जो है वो 12 है। हमें क्या करना है, दोनों ही तरीके का विस्तार निकालना है। चलिए देखते हैं, निरपेक्ष और विस्तार का गुणक दोनों ही निकाल लेते हैं। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला था वो लार्जेस्ट में से हमें स्मॉलेस्ट माइनस करना होता है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से हमें सबसे छोटी माइनस करनी है। तो अगर हम निरपेक्ष विस्तार निकालना चाहें तो आसानी से निकल जाएगा। 35 में से आपको माइनस करना है 12, जो कि आएगा 23 के बराबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर विस्तार गुणक की बात करें तो उसे निकालने का फॉर्मूला क्या था, लार्जेस्ट में से माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट को और अपॉन में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे भी वही हुआ हुआ है। देखिए 35 माइनस 12 है, ये लार्जेस्ट थी, ये स्मॉलेस्ट है, एंड देन 35 और 12 को प्लस कर दिया गया है, तो ये आएगा 23 अपॉन में 47। अगर आप इसको काटेंगे तो ये पॉइंट में भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास विच्छिन्न श्रृंखला के पढ़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अकाउंट्स यहाँ पे, और उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, इसको देखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक्चुअली ये एग्जाम्पल था, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप इसको करने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज मैं भी ये करा रही हूँ। ठीक है, तो अगर हमें एब्सोल्यूट रेंज निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करना पड़ेगा। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम विस्तार निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे,
लार्जेस्ट अप माइनस स्मॉलेस्ट होता है, उसके बाद लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 एंड 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो 10 अपॉन में 30 यानी कि 0.34 अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है, इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अविच्छिन्न श्रृंखला भी है। अविच्छिन्न श्रृंखला में क्या है, यहाँ पे जो श्रृंखला है वो अविच्छिन्न तरीके से दे रखी है, यानी कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अविच्छिन्न में क्या होता है, सीरीज फर्स्ट वाले की स्मॉलेस्ट सीरीज एंड फर्स्ट वाले की जो हाईएस्ट सीरीज होती है वो सेकंड वाले के स्मॉलेस्ट सीरीज के बराबर होती है, ठीक है। चलिए इसमें निकाल लेते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें अगर हमें निरपेक्ष विस्तार निकालना है तो इसमें भी हम लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लेंगे। लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लेने के बाद ये 20 मार्क्स आएगा। देन उसके बाद अगर गुणांक निकालना है तो भी हम सेम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूलाज बहुत आसान है। आई होप कि आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। आपको एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए अपने एग्जाम में कुछ ना कुछ लिखने के लिए, ठीक है। विस्तार के गुणांक यानी कि जो मेरिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। विस्तार अपकिरण की सरलतम माप है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विस्तार जो है वो अपकिरण का ही छोटा सा रूप होता है, सबसे सरलतम रूप होता है। उसके बाद देख लेते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष विस्तार की गणना करने में बहुत कम समय व्यर्थ होता है। यानी कि जब हम निरपेक्ष और सापेक्ष विस्तार निकालते हैं तो बहुत ही कम यानी कि मिनिमल टाइम में हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चंस करे हैं, आप उनको दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा। आप पाएंगे कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार के अवगुण, ठीक है। विस्तार समकमाला के चरम मूल्यों, अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्यों पर आधारित होता है। समकमाला में अन्य पदों को बिल्कुल ही विचारगत नहीं किया जाता। यदि चरम मूल्य असामान्य होता है तो विस्तार की भ्रमात्मक सिद्ध होती है। अतः विस्तार विवरण के विषय में कुछ नहीं बताता, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विस्तार जो है वो विवरण के बारे में कुछ नहीं बताएगा और सिर्फ ये किस बारे में बात करेगा कि अधिकतम मूल्य कौन सा है, न्यूनतम मूल्य कौन सा है, सिर्फ इस बारे में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, विस्तार वितरण में व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रथम समूह में अंतिम सीमा और अंतिम समूह में अधिकतम सीमा नहीं होती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रथम समूह में तो अंतिम सीमा नहीं होती, अधिकतम समूह में लास्ट की जो सीमा है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा प्रथम समूह है वो स्टार्टिंग का है या नहीं है, सबसे छोटा है या नहीं, सबसे बड़ा है या नहीं, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते जो लास्ट का जो है वो सबसे बड़ा है या नहीं, या सबसे छोटा है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम नहीं कह सकते जो फर्स्ट और स्टार्टिंग में है वो लास्ट के या फिर के ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, विस्तार का महत्व जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार के महत्व को देखते हैं कि विस्तार का महत्व क्या होता है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन के गुण नियंत्रण, मूल्यों के उच्चावन तथा भौगोलिक अध्ययनों में स्थानों के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य को ज्ञात करने की दिशा में विस्तार अधिक उपयोगी होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज हैं, उत्पादन है, उन सब में जो विस्तार है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए चतुर्थक विचलन को देख लेते हैं। चतुर्थक विचलन से हमारा आशय उच्च चतुर्थक यानी कि Q3 और निम्न चतुर्थक यानी कि Q1 के मूल्यों से है। चतुर्थक विचलन के अंतर चतुर्थक विस्तार के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे चतुर्थक विस्तार के नाम से जाना जाता है। यह भी अपकिरण की एक सरल माप है। इस माप में हम चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि यह केवल मूल्यों पर आधारित होता है, यानी कि इससे बाहर के जो मूल्य होते हैं उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, Q3 एंड Q1, यानी कि ये उच्चतम माप है और उसके बाद ये निम्नतम माप है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो चतुर्थक विस्तार कहलाता है, ठीक है। चतुर्थक विचलन को विभिन्न रूपों में इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले अंतर चतुर्थक विस्तार, यानी कि Q3 माइनस Q1, सबसे बड़े में से आपको सबसे छोटा वाला माइनस करना है। उसके बाद आता है अर्ध चतुर्थक विस्तार, यानी कि Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, सबसे बड़ी वाली रेंज में से आपको सबसे छोटी वाली रेंज माइनस करनी है, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये अर्ध चतुर्थक विस्तार निकल के आता है। उसके बाद हम देखेंगे चतुर्थक विचलन के गुणांक को। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। Q3 माइनस Q1, इसका मतलब है कि आपको सबसे बड़े वाले विस्तार में से सबसे छोटे वाले विस्तार को माइनस करना है, उसके बाद सबसे छोटे वाले विस्तार और सबसे बड़े वाले विस्तार को प्लस करके उनको डिवाइड करना है आपस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आगे जो चैप्टर है उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप एक साथ पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और एक बार ज़रूर रिविजन करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।